नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 7 यानी चैप्टर 7 का पार्ट बी पढ़ेंगे, जो बात करता है तलाशी वारंट के संबंध में यानी सर्च वारंट्स। ठीक है, पिछली वीडियो में दोस्तों हमने इसका पार्ट ए देखा था। इस वीडियो में हम इसका पार्ट बी देखेंगे चैप्टर 7 का। इसमें दी गई धाराओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले है इसमें धारा 96। धारा 96 में क्या बात की गई है? धारा 96 बात करती है तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकेगा। सो व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। तो जो BNSS की धारा 96 है, इसमें बात की गई है तलाशी वारंट जारी किए जा सकने के संबंध में। ठीक है, तो इसमें दिया गया है जहां जब न्यायालय को विश्वास हो कि जिस व्यक्ति को धारा 94 के अधीन समन या आदेश या धारा 95 की उपधारा 1 के अधीन अपेक्षा भेजी गई है, वह मांगा गया दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत नहीं करेगा। यानी जब भी न्यायालय को यह विश्वास हो कि जिस व्यक्ति को धारा 94 के, जो भी दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि धारा 94 में क्या बताया गया है, उसके अधीन समन या आदेश या धारा 95 की उपधारा 1 के अधीन जो अपेक्षा भेजी गई है, वह मांगा गया दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत नहीं करेगा। या दोस्तों यहाँ पे या है, या जब न्यायालय को यह ज्ञात ना हो कि वह दस्तावेज या वस्तु किस व्यक्ति के कब्जे में हो। यानी कि न्यायालय को यह पता नहीं है या इस बारे में जानकारी नहीं है कि वह जो वस्तु है या दस्तावेज है वह किस व्यक्ति के कब्जे में है, या जब न्यायालय यह समझे कि इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के उद्देश्य की पूर्ति सामान्य तलाशी या निरीक्षण से होगी। यानी जब न्यायालय यह समझे कि इस संहिता यानी BNSS की बात कर रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस संहिता के अधीन किसी जांच, किसी भी विचारण यानी ट्रायल या अन्य कार्रवाई के उद्देश्य की जो पूर्ति है वो सामान्य तलाशी या निरीक्षण से होगी, तो इन परिस्थितियों में न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है और जिस व्यक्ति को वारंट निर्देशित किया गया है वह उसके अनुसार जो है तलाशी या निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है उपधारा 2। उपधारा 2 में क्या बात की गई है? यदि न्यायालय उचित समझे तो वह वारंट में उस विशिष्ट स्थान या उसके किसी भाग का उल्लेख कर सकता है। यानी यदि कोर्ट को उचित लगे, यदि कोर्ट उचित समझे तो वह वारंट में उस विशिष्ट स्थान या उसके किसी भाग का उल्लेख कर सकता है जिस भी स्थान की तलाशी या निरीक्षण किया जाना है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जिसको वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है वह केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा जो वारंट में निर्दिष्ट है। ऐसी स्थिति में जिसको भी वारंट के निष्पादन के लिए यानी वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए डायरेक्ट किया गया है, उसे वह भार सौंपा गया है, तो वह केवल उसी स्थान में या उसी भाग की तलाशी लेगा जो कि वारंट में निर्दिष्ट है, जो वारंट में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें उपधारा 3। नेक्स्ट है इसमें इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट, DM या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM के अतिरिक्त कोई अन्य मजिस्ट्रेट, डाक प्राधिकारी, पोस्टल अथॉरिटी की अभिरक्षा में रखे गए दस्तावेज, पार्सल या अन्य व्यक्ति की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। ठीक है, तो इसमें बोला गया है उपधारा 3 में बेसिकली कि इस धारा की कोई भी बात जिला मजिस्ट्रेट जो DM है या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो CJM है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इनके अलावा कोई अन्य मजिस्ट्रेट जो है, डाक प्राधिकारी यानी जो भी पोस्टल अथॉरिटी है, उसकी अभिरक्षा, जो भी उसकी कस्टडी में रखे गए दस्तावेज है, कोई भी पार्सल है या कोई भी अन्य वस्तु है, उसकी तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए उसे प्राधिकृत नहीं करेगी, यानी उसे अथॉरिटी नहीं देती तलाशी वारंट जारी करने का। ठीक है, तो दोस्तों ये था तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकेगा, जिसे बताया गया है धारा 96 में। नेक्स्ट है इसमें धारा 97। धारा 97 में क्या बात की गई है? धारा 97 में बताया गया है उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। यानी सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स ETC एटसेट्रा। ठीक है, तो धारा 97 में बात की गई है उस स्थान की तलाशी के बारे में जिसमें जो है चुराई हुई संपत्ति या कूट रचित दस्तावेज, जो भी फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स है, उनके होने का संदेह है।
ठीक है, इसमें बताया गया है, इसकी उपधारा 1 है, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को सूचना मिलने पर और जांच करने के बाद यह विश्वास हो जाए कि किसी स्थान का उपयोग जो है चोरी हुई संपत्ति के निक्षेप यानी उसे रखने के लिए, उसके डिपॉजिट के लिए या चोरी हुई संपत्ति के विक्रय यानी उसे बेचने के लिए या किसी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु के निक्षेप यानी उसके रखने, उसके विक्रय, उसे बेचने या उसके उत्पादन के लिए किया जा रहा है, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को तलाशी वारंट द्वारा यह प्राधिकार दे सकता है। तो बेसिकली इसमें बोला गया है, इसकी उपधारा 1 में बात की गई है कि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को सूचना मिलने पर और जांच करने के बाद यदि यह विश्वास हो जाए कि किसी स्थान का उपयोग जो है, जो चोरी हुई संपत्ति है उसके निक्षेप यानी उसके रखने के लिए, यानी जहाँ पे भी वो चीज़ें डिपॉजिट की जा रही है, जहाँ पे भी उनका रख रखाव हो रहा है उनके लिए की जा रही है, या चोरी हुई जो संपत्ति है उसके विक्रय के लिए यानी उसे बेचने के लिए या किसी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु के निक्षेप, विक्रय या उत्पादन के लिए किया जा रहा है, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को, जो भी कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का पुलिस अधिकारी है, उसको तलाशी वारंट द्वारा यह प्राधिकार दे सकता है कि वह आवश्यक सहायता के साथ उस स्थान में प्रवेश कर सकता है, वह वारंट में बताई गई विधि से उस स्थान की तलाशी ले सकता है, यानी जो भी वारंट में विधि बताई गई है, जो भी उसमें कानून बताया गया उसके अनुसार उस स्थान की तलाशी ले सकता है, वहां पाई गई ऐसी संपत्ति या वस्तु को जब्त यानी कब्जे में कर सकता है जिसके बारे में उचित संदेह हो कि वह चोरी की संपत्ति है या कोई आपत्तिजनक वस्तु है। ठीक है, तो वह वहां पाई गई ऐसी संपत्ति या वस्तु को जब्त करने या कब्जे में कर सकता है जिसके बारे में उचित संदेह हो कि वह चोरी की संपत्ति है या कोई आपत्तिजनक वस्तु है। जब्त की गई संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकता है अथवा अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने तक उसे उसी स्थान पर या किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकता है। तो जो जब्त की गई संपत्ति या वस्तु है उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकता है वह, अथवा जो अपराधी है उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए या तो उसी स्थान पे या किसी अन्य स्थान पे जो है वहां पे उसे सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट है, इसमें उस स्थान पर पाए गए प्रत्येक व्यक्ति को अभिरक्षा यानी कस्टडी में ले सकता है जिसके बारे में यह विश्वास करने का उचित कारण हो कि वह चोरी की संपत्ति या आपत्तिजनक वस्तुओं के निक्षेप यानी उनके डिपॉजिट, उनके विक्रय या उत्पादन में जानबूझकर शामिल है। ठीक है, तो उस स्थान पर जो भी व्यक्ति पाया जाता है उसे अपनी अभिरक्षा, उसे अपनी कस्टडी में ले सकता है जिसके बारे में भी यह विश्वास करने का उचित कारण है कि वह जो है उस चोरी की संपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक जो वस्तुएं उनके निक्षेप, उनके विक्रय या उनके उत्पादन में जानबूझकर शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें उपधारा 2। इसमें क्या बात की गई है, इसमें बोला गया है ये आपत्तिजनक वस्तुएं जिनको यह धारा लागू होगी निम्नलिखित है। तो कौन सी वे आपत्तिजनक वस्तुएं जिनको यह धारा लागू होती है? इसमें सबसे पहले है कूटकृत यानी नकली सिक्के। दूसरा है ऐसे धातु खंड जो सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के उल्लंघन में बनाए गए हों या सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उल्लंघन में भारत में लाए गए हों। तो ऐसे धातु खंड जो सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के उल्लंघन में बनाए गए हों या फिर जो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 है उसके उल्लंघन में भारत में लाए गए हों। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कूटकृत यानी नकली करेंसी नोट या कूटकृत स्टाम्प, कूट रचित दस्तावेज यानी फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, नकली मुद्राएं यानी फॉल्स सील्स। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 में वर्णित अश्लील वस्तुएं यानी जो भी BNS की भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 में जिन वस्तुओं के संबंध में बात की गई है, अश्लील वस्तुएं, वैसी आपत्तिजनक वस्तुएं और उपरोक्त वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त उपकरण या सामग्री, यानी जो भी ऊपर वस्तुएं बताई है इनके निर्माण में जो भी प्रयुक्त होने वाला उपकरण है या सामग्री है वे सभी
आपत्तिजनक वस्तुएं हैं, आपत्तिजनक वस्तुएं हैं। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी धारा 97, जो बात करती है उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति या कूट रचित दस्तावेज यानी फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स होने का संदेह है। ठीक है, इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।